चलो स्टार्ट करते अपन। नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट हो गया था बेटा, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी कि आखिरकार इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी, कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया है, कितना टाइम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगाया गया है, सबसे पहली बार डिमांड किसने करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब इन्फोर्स किया गया है, भारत का संविधान जब लागू हुआ था, उस टाइम हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितने बताए गए थे, 395 कि टोटल 395 आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, और इनको टोटल 22 पार्ट्स के अंदर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है कि टोटल 22 भाग है। उन 22 भाग के अंदर इन 395 आर्टिकल्स को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और फिर एक एक पार्ट हमने स्टार्ट किया था। कल वाली क्लास के अंदर अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया है, और पार्ट 3 के अंदर अपन ने कंप्लीट कहाँ तक किया है, 22 आर्टिकल्स तक। पार्ट 3 हमें बताता है फंडामेंटल राइट्स, यानी सभी इंडियंस को कुछ राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और ये राइट्स है, ये अगर इनका कोई भी व्यक्ति अगर मिसयूज़ करता है तो इनके खिलाफ हम लोग कहाँ पर केस कर सकते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। यानी याद रखना, फंडामेंटल राइट्स है जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सभी इंडियंस को दिए गए हैं, ये हमारे अधिकार है। और इन अधिकारों का अगर कोई हनन करता है या कोई मिसयूज़ करता है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए थे। टोटल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, 7 प्रकार के। लेकिन अपन बाद में बात करते हैं तो एक जो अपने पास फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, उस राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर अपने पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी बच चुकी है, 6। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट टाइम। तो देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, और इन 6 फंडामेंटल राइट्स में से 2 अपन ने पढ़ लिए हैं, राइट टू इक्वलिटी यानी सभी लोगों को किसका अधिकार है, इक्वलिटी का यानी समानता का अधिकार है। और सेकंड पे अपन ने पढ़ा था बेटा राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, कि सभी लोगों को अपने अपने रूप से जीने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, बोलने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया है। थर्ड हम लोग कंसिडर करेंगे राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल कंसिडर किए जाते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और 24। इज दैट क्लियर? जिसने जहां से स्टार्ट किया है वहीं से समझने की कोशिश करना। आज जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आना जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बेटा तुम्हें यहीं से पूछा जाएगा कि आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, 24 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 हमें कहता है कि यदि देखो आर्टिकल 23 और 24 दोनों के अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एक्सप्लोटेशन के बारे में यानी शोषण के बारे में। शोषण किसी भी प्रकार से हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। तो याद रखना, अगर कोई भी व्यक्ति हमें फोर्सफुली किसी भी कार्य को जबरदस्ती अगर कराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं। बोलो यस या नो। अब अगर अपन बात कर रहे हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार अगर कोई कार्य हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं और अगर उस कार्य को हमसे क्या करवाया जा रहा है बेटा, जबरदस्ती या फोर्सफुली अगर हमसे कोई भी कार्य करवाया जा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो याद रखना, फोर्सफुली हमें कोई भी कार्य नहीं करवा सकता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कुछ सम स्पेशल केसेस आ जाते हैं जहाँ पर अगर कोई फोर्सफुली काम हमसे करवाया भी जा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। वो सिर्फ और सिर्फ नोटिस है वो प्रोवाइड करवाया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कैसे? जैसे कुछ टाइम पहले तुमने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर एक पेंडेमिक चल रही थी भाई, कोविड-19, यस या नो। अब उस कोविड-19 के अंदर
लॉकडाउन लगा और सभी को कहाँ पर रहने की अनुमति दे दी गई है, अपने अपने घरों के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी सर्विस थी जिसको ना चाहते हुए भी अपनी ड्यूटीज़ है वो कंप्लीट करनी पड़ रही थी, दे आर डॉक्टर्स। यस या नो? अब चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके ऊपर फोर्सफुली नोटिस रिलीज कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर्स को ऑफ नहीं मिलेगा, तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे कभी भी कोई ज़बरदस्ती कार्य अगर करवा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। बोलो यस या नो? तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि फोर्सफुली हमें कोई भी कार्य नहीं करवा सकता है। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं बेटा आर्टिकल नंबर 24 की। आर्टिकल 24 ये कहता है कि देखो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 6 से लेकर और 14 वर्ष तक है। कितनी है? 6 to 14 ईयर के जो भी चिल्ड्रन हैं उनको किसी भी गैराज, फैक्ट्री या किसी कारखाने के अंदर अपन जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया गया तो उसके खिलाफ क्या होगा, केस करवा सकते हैं, उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, उस बच्चे के खिलाफ भी क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? कभी कभार क्या होता है, परिस्थितियाँ अपने अनुसार नहीं बनती है। कभी कभार बच्चा है खुद भी अर्ली एज के अंदर ही क्या करना स्टार्ट कर देता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, तो उस बच्चे के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि तुम तुम्हारी मर्जी से कार्य कर रहे हो या तुम्हें कोई ज़बरदस्ती कार्य करवा रहा है। अगर वो बोल रहा है कि मैं अपनी मर्जी से कार्य कर रहा हूँ तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, और अगर वो बोल रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है तो जो कार्य करवा रहा है उसके ऊपर भी क्या लिया जाएगा, एक्शन। तो याद रखना आर्टिकल नंबर 23 और 24 हमें यही कहता है कि फोर्सफुली हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य है वो नहीं करवा सकता। और आर्टिकल 24 ये कहता है कि एक मिनिमम एज फिक्स की गई है 6 to 14 ईयर, कि 6 to 14 ईयर के जो भी चाइल्ड है उनसे कोई भी लेबर क्लास का वर्क है वो हम लोग नहीं करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था अपने पास थर्ड फंडामेंटल राइट्स जिसका नाम था राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नोट डाउन करो इसको। ट्वेंटी 24 के ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, एज लिख लेना 6 to 14 ईयर। याद रहना चाहिए दो ही आर्टिकल आएंगे एक्सप्लोटेशन के अंदर, एक आर्टिकल नंबर 23 और एक आर्टिकल नंबर 24। जब तुम लोग 40-50 आर्टिकल याद कर लोगे उसके बाद में फिर तुम्हारा काम सबसे आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको तुम लोग बाई ऑप्शन क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अगर इक्वलिटी से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल पूछा जा रहा है तो बताओ आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 का अगर कोई ऑप्शन है तो उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जाएगी, एक्सप्लोटेशन की बात की जाएगी। बताओ लिखा क्या आर्टिकल 23 और 24? सिर्फ और सिर्फ अपन ने बात करी है किसकी, एक्सप्लोटेशन की। और कितने आर्टिकल बताए? ओनली 2। एक कि कोई भी फोर्सफुली वर्क हमसे नहीं करवा सकता, आर्टिकल नंबर 23, और आर्टिकल नंबर 24 के अंदर एक मिनिमम एज डिसाइड की गई है 6 to 14 ईयर। जितने भी चाइल्ड है उन सभी को लेबर क्लास का कोई भी कार्य हम लोग नहीं करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमें राइट्स दिए गए हैं। अगर ऐसा कहीं पे भी कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ करता है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर अपन चलते हैं फोर्थ फंडामेंटल राइट्स की तरफ, और वो है अपने पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। लिखना नहीं है, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। आर्टिकल
25 से लेकर और 28 तक एक रेंज में लिख रहा हूं यहां पर। आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, ये राइट्स ऑफ रिलीजन को, कि हमें धर्म के प्रति हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं और अगर इनका भी कोई मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25 के अंदर एक स्पेशल वर्ड तुम्हें देखने को मिलता है, दैट इज अंतःकरण। सिर्फ और सिर्फ इतना सा फोकस करोगे तुम लोग किसके ऊपर, कॉन्साइंस और इसके अंदर प्रोपोगेट के अंदर। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है इस शब्द का मतलब क्या है। देखो, धर्म की बात करते हैं अपन तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है अपने धर्म के प्रति। कैसे, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी पंजाबी सरदार होते हैं, वो अपने सर के ऊपर क्या पहनते भाई, पग। पगड़ी नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, पग बोलते हैं। आ गई बात समझ में। अब जैसे मान लो कि उनके धर्म के अंदर वो चीज उनको क्या दी गई है, प्रदान की गई है, उनको प्रोवाइड की गई है। अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति बाइक चला रहा है, अगर उसके पास हेलमेट नहीं है तो बताओ क्या उसका चालान कट सकता है क्या? लेकिन अगर कोई सरदार है, वो अगर पग धारण करके अगर जा रहा है तो कभी भी पुलिस वाला उसका चालान नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि उसके धर्म के अंदर उसको वो चीज बताई गई है। आ गई क्या बात समझ में। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं तो ये लोग हैं वो छोटी सी कटार भी रखते हैं क्या अपने पास, और जो अपना एक और अपने पास कास्ट है भाई राजपूत, वो लोग भी क्या करते हैं, छोटी सी कटार रखते हैं। ये उनके धर्म के अंदर उनको चीजें क्या दी गई है, प्रोवाइड की गई है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जैसे तलवार है या छोटी सी कटार है या पग है, अगर ये धारण करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये उनके अपने धर्म की रक्षा के लिए उन लोगों को क्या किया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है। इज दैट क्लियर। तो आर्टिकल 25 के अंदर किसकी स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे अपन, अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब तुम लोग समझ जाना इसका कि कुछ ऐसे धर्म हैं जिनको अपने पास कुछ चीजें रखने की क्या दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। कि जैसे सरदार लोग हैं वो पग धारण कर सकते हैं, राजपूत लोग हैं वो अपने पास तलवार या कटार है वो रख सकते हैं। इज दैट क्लियर। आर्टिकल नंबर 26 हमें कहता है धार्मिक प्रबंधन की कार्य की स्वतंत्रता, कि यदि कोई भी व्यक्ति है जो अपने धर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई भी कार्य अगर कर रहा है तो उसके लिए वो कोई भी टीम या कमेटी क्या कर सकता है, बना सकता है। जैसे अपन बात करते हैं कि चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो, मान लो मुझे हिंदू धर्म के लिए कोई ना कोई क्या करना है, सामाजिक या सोशल वर्क करना है, तो उसके अंदर कोई ना कोई मैं एक टीम मैनेजमेंट के रूप में क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। इज दैट क्लियर। तो उसको कंसिडर किया गया है कि सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धार्मिक कार्य को करने के लिए क्या दी गई है, उनको परमिशन दी गई है। जैसे बहुत सारे लोग तुम लोग देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग हैं जो सत्संग करना स्टार्ट कर देते हैं, एक छोटी सी सभा का आयोजन करना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर, अपने अपने रिलीजन को लेकर। कोई भी अगर फेस्टिवल आता है किसी भी रिलीजन का तो उसके खिलाफ भी कोई ना कोई वो क्या बना लेते हैं, कमेटी बना लेते हैं। इज दैट क्लियर। तो याद रखना सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के प्रति कार्य करने के लिए क्या दी गई है, परमिशन दी गई है। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 26। एक रेंज मैंने बताई है 25 से लेकर और 28 तक, यानी इन चारों आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ अपन किसके बारे में बात करेंगे, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में अपन बात करेंगे। आर्टिकल 25 क्लियर है। सरदार को, राजपूतों को अलग से क्या रखा गया है, उनके लिए पग और तलवार या छोटी सी कटार। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि हम लोग अपने धर्म के कार्यों के लिए क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। फिर अपन बात करते हैं भाई आर्टिकल नंबर 27 की। आर्टिकल नंबर 27 हमें बताता है टैक्स। क्या बताता है, टैक्स। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड याद रखोगे आर्टिकल नंबर 27 के अंदर। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है या बहुत सारे ऐसे अपने पास व्यवसाय है जहां पर अपने को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यस या नो। एक मिनिमम अमाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो बताया गया है एनुअल।
अगर उससे ज़्यादा अमाउंट अगर किसी भी व्यक्ति के पास जा रहा है तो उसको क्या भरना पड़ता है भाई, रिटर्न भरनी पड़ती है, यानी उसको टैक्स है वो भरना ही भरना पड़ता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर अपन धर्म की बात करते हैं तो धर्म के अंदर बताओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब लोग आते हैं क्या, यस या नो? अब इन मंदिरों के अंदर इतनी सारी भेंट आती है, इतना चढ़ावा आता है, तो बहुत सारा पैसा आता है भाई यहाँ पर, तो सोने चांदी के छत्र तक चढ़ा दिए जाते हैं यहाँ पर। आई क्या बात समझ में? तो इतना सारा अगर मंदिरों के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छा खासा टैक्स के रूप में पैसा मिल सकता है क्या? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऐसा नहीं करती है। याद रखना, कभी भी धार्मिक कार्यों के जितने भी परिसर बने हुए हैं, चाहे वो मंदिर बना हुआ हो, चाहे मस्जिद बना हो, चाहे गुरुद्वारे बने हो, चाहे चर्च बने हो, उनके ऊपर जो भी पैसा आएगा उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। बोलो यस या नो? तो जितना भी भेंट या जितना भी चढ़ावा आता है इन सारे के सारे मंदिरों के अंदर, उन सभी पैसों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये सारा का सारा जो पैसा है वो किसके पास होता है? तो बेटा ट्रस्ट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ट्रस्ट। जैसे तुमने देखा होगा श्री श्याम सखा सेवा समिति, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है अपने, वहाँ पर एक ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है? और उस ट्रस्ट के अंदर कुछ लोग हैं जो उस पूरे के पूरे पैसों का या उस पूरे के पूरे मंदिर का जितना भी बजट आ रहा है उसको क्या करते हैं? कंसिडर। अब उस पैसों को अगर वो व्यक्ति या वो ट्रस्ट अगर चाहे तो मंदिर के परिसर के लिए खर्च कर सकता है, कि मंदिर को अगर भव्य बनाना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके खिलाफ वो उस पैसों का यूज़ कर सकता है। किसी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर लगा सकता है, उस मंदिर में या उस मंदिर के आसपास जो भी लोग हैं उसके लिए भंडारे का आयोजन कर सकता है, कोई यज्ञ या हवन करवा सकता है, कोई सामुदायिक ऐसा कोई ना कोई भवन बना सकता है कि उस मंदिर के पास कोई भी लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको रहने के लिए धर्मशाला वगैरह कोई भी चीज़ है वो उसको क्या कर सकता है? वो बना सकता है। इज दैट क्लियर? उसमें गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं होता है। आ गई क्या बात समझ में? तो याद रखना, आर्टिकल नंबर 27 में एक छोटी सी चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि धर्म के प्रति जो भी पैसा आएगा उसके ऊपर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। बताओ क्या आर्टिकल 27 क्लियर है क्या? फिर अपन बात करते हैं बेटा, लास्ट आर्टिकल है अपने पास, आर्टिकल नंबर 20, और सिर्फ अपन बात करेंगे बेटा किसकी? रिलीजन की। तो याद रखना, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके बारे में बहुत पूरी की पूरी दुनिया है ऑलमोस्ट क्या करती है बेटा? जानती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं पूरे के पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो धर्म है वो कौन सा अपने पास? हिंदू धर्म है। आ गई बात समझ में? उसके बाद फिर कौन सा है? मुस्लिम है, फिर बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, फिर अपने पास क्रिश्चियन वगैरह ये लोग आ जाते हैं, बाकी अदर्स के अंदर माइनॉरिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग हैं जिनकी माइनॉरिटीज़ है। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है अल्पसंख्या के अंदर है, कि अपने को पता ही नहीं है। अभी मैं बात करता हूँ इस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग हमें मिल सकते हैं? हिंदू धर्म के, क्योंकि पूरे के पूरे भारत में भी कौन से धर्म के लोग ज़्यादा है? हिंदू धर्म। क्या यहाँ पर कोई क्रिश्चियन बैठा है क्या? तो वो बेटा किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? माइनॉरिटीज़ के अंदर। यानी ऐसे धर्म हैं जिनके लोगों की संख्या क्या है? कम है। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई ट्रस्ट खोल सकता है, कोई ना कोई धर्मशाला खोल सकता है, किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ाने के लिए? अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि वो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी ओपन कर सकता है। बोलो यस या नो? तुमने देखा होगा मस्जिदों के अंदर ये कुरान है वो पढ़ाना सिखाई जाती है। बोलो यस या नो? आ गई क्या बात समझ में? तो कहीं ना कहीं जिनकी माइनॉरिटीज़ होगी वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई धार्मिक ट्रस्ट या धर्मशाला वगैरह क्या कर सकते हैं? वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन टारगेट एक ही होना चाहिए कि अपने रिलीजन को क्या करना है? बढ़ाना है, समाज के बीच में उसको अस्तित्व को बनाए रखना है। इज दैट क्लियर? ये बताता है हमें आर्टिकल नंबर 28। अब बहुत सिंपल वे के अंदर चारों आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आर्टिकल नंबर 25, एक ही शब्द बताया, कौन सा? अंतःकरण। मतलब समझ में आ गया कि सरदार लोग क्या पहन सकते हैं? पग। और राजपूत लोग हैं वो क्या रख सकते हैं अपने पास? कटारिया, तलवार। आर्टिकल नंबर 26 कि सभी धर्मों को बढ़ाने के लिए सभी लोग अपने अपने धर्मों के लिए कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कार्य कर सकते हैं।
आर्टिकल नंबर 27 कि किसी भी मंदिर या परिसर के अंदर जो भी पैसा आता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं लगाता। और आर्टिकल 28 है, जिन धर्म के लोगों की संख्या माइनॉरिटीज में है वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बताओ क्लियर है क्या? तो फोर्थ अपन ने जो राइट पढ़ा है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसको लिखना स्टार्ट करो यहां से। आर्टिकल नंबर 25, इसकी रेंज लिख लेना, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। बताओ लिखा क्या? कंप्लीट है दोनों के दोनों आर्टिकल? फिर आगे लिखो आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल 24 के अंदर लिख लेना टैक्स। सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसी पे फोकस करोगे कि किसी भी रिलीजन के अंदर चाहे कोई मंदिर बना हो, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, उसमें जितना भी अपने पास पैसा आएगा गवर्नमेंट उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं ले सकती है। और आर्टिकल 28 लिख लेना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको क्या दी गई है भाई? फ्रीडम दी गई है। अब चाहे कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, कोई ना कोई एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। बहुत सारे तो ऐसे शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन के होते हैं कि उसमें किसी दूसरे रिलीजन वालों को एडमिशन के लिए भी क्या नहीं देती है? एंट्री नहीं मिलती है। अलग अलग छात्रावास तुमने देखे होंगे जयपुर के अंदर। राजपूत हॉस्टल अलग है, जाट हॉस्टल अलग है, मीणा हॉस्टल अलग है। तो कहीं ना कहीं सब लोग किसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं? अपने अपने धर्म को, अपने अपने कास्ट को। फिर नेक्स्ट नंबर 5 फंडामेंटल राइट्स लिखना तुम लोग। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार।
अब बताओ इसके अंदर कल्चर और एजुकेशन के अलावा किसी और तीसरे चीज़ पे या तीसरे मुद्दे पे बात करेंगे कि अपन नहीं करने वाले। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ दो ही आर्टिकल कंसिडर होता है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर भी एक वैकेंसी आती है तुम्हारे लिए पैरामेडिकल स्टाफ की। एलिजिबल हो ना तुम लोग उसके लिए, पैरामेडिकल के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका चेक करना, अगर जो जो फुलफिल करता है तो वो वैकेंसी भी तुम लोग फिल किया करो भाई। रेलवे के अंदर नर्सिंग के अलावा भी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी निकलती है, नर्सिंग का तो निकलता ही निकलता है अक्सर। और अभी रेलवे ने तो एनुअल कैलेंडर और रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, हर साल वैकेंसी आती है अब रेलवे के अंदर भी। और ये पैरामेडिकल स्टाफ वाला इसका एक बार देखना तुम लोग, अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इस वैकेंसी को भी फिल किया करो। फिर लिखा है यहाँ तक? चलो फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30। सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो देखो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक का मतलब ही क्या होता है? माइनॉरिटीज होता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो कल्चरल जो अपने पास एक क्राइटेरिया रहता है वो धीरे धीरे हमारे समाज से क्या होता जा रहा है भाई? गायब होता जा रहा है। तुमने देखा होगा पहले के टाइम जब हम लोग छोटे थे तो कभी ना कभी 1 महीने या 2 महीने से कोई ना कोई ऐसे लोग आ जाते थे, ऐसे कम्युनिटी के लोग आ जाते थे जो आकर कोई ना कोई एग्जीबिशन टाइप में लगाते थे या कोई ना कोई खेल है वो हमें दिखाते थे। क्या अभी के टाइम ऐसा आते हैं क्या? नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस समाज की, उस जाति की, उस धर्म की जो संख्या है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिली है बेटा? कमी देखने को मिली है। तो वो लोग हमारे बीच में क्यों आते थे? सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को या अपने जो कल्चर है उसको हमारे समाज के अंदर जिंदा रखने के लिए, कि हाँ ऐसा भी कोई समाज है, ऐसे भी तुम्हारे लोगों के बीच में कोई लोग रहते हैं जो ये सारे के सारे कल्चर एक्टिविटीज़ है वो कंसिडर करते हैं। बोलो यस या नो? तो याद रखना जितने भी माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाएगा आर्टिकल 29 के तहत। इज़ दैट क्लियर? तुम्हें पता हो तो पहले मैजिशियंस आते थे भाई, जादू दिखाने वाले आते थे, करतब दिखाने वाले आते थे। रस्सी पे चल रहा है एक व्यक्ति, साइकिल पे चल रहा है, आग पे चल रहा है। आजकल कहाँ गए वो? सारे के सारे सोशल मीडिया पे आ गए। यस या नो? और सोशल मीडिया से भी वो क्या कर रहे हैं? अपना अस्तित्व बनाए रख रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो याद रखना जो भी माइनॉरिटीज़ है उन माइनॉरिटीज़ वाले लोगों को क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 हमें ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ है उसको बचाने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए उनको ये भी राइट्स दिए गए हैं कि वो अपना अलग से क्या कर सकते हैं? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं कि अपने अपने धर्म का या माइनॉरिटीज़ को बढ़ाने के लिए लोग अपने अपने शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। तुम्हें पता हो तो जब भी हम लोग स्कूल के टाइम थे तो हमसे प्रेयर बुलवाई जाती थी। बोलो यस या नो? तो उसके अंदर अपना धर्म है वो भी क्या हो रहा था भाई? रिलीज़ किया जा रहा था। और जो उस धर्म के जो लोग हैं उनकी संख्या को भी क्या किया जा रहा था? रिलीज़ किया जा रहा था। इज़ दैट क्लियर? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर लोगों के लिए क्या बनाया गया है? वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उनके लिए इंस्टीट्यूशन ओपन किए गए हैं। जैसे गर्ल्स को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्कूल ही ओपन कर दिए जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? वैसे ही कुछ माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं, अगर उनको बढ़ावा देना है तो सिर्फ और सिर्फ उस समाज के या उस धर्म के लोगों को क्या कर सकते हैं? उनका इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं ताकि पर्टिकुलर उस समाज के लोगों की संख्या को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए या उनके कल्चर को क्या किया जाए? सेफ रखा जाए। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 30 यही कहता है कि कोई ना कोई अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर। बोलो यस या नो? तो आर्टिकल 29 है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को क्या करेंगे? अपन प्रोटेक्ट करेंगे। और आर्टिकल 30 के अंदर उन माइनॉरिटीज़ को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट भी अपन क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लिखो आर्टिकल नंबर 29 और 30।
अब ये लोग अपने अपनी माइनॉरिटीज़ को बढ़ाने के लिए मार्च भी निकाल सकते हैं भाई, रैली निकाल सकते हैं, या और कोई ना कोई कल्चरल इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रटने मत लग जाना भाई, इनको कानूनी भाषा है ये, समझ में नहीं आएगी। कहीं तुम लोग एज इट इज शब्दों को रटने बैठ जाओ। मतलब समझने की कोशिश करो और कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना उनको पिक करो कि इस पूरे आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, ये दिखते ही मेरे को ये वाला आर्टिकल क्या कर देना है, टिक करना है। और सबसे मेन है कि इनके जो हेडिंग्स है तुम्हारे, जैसे राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, तो उसमें फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 ही आर्टिकल आ सकते हैं। अब बताओ, अगर शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आएगा तो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन? 4। अब बेटा इसमें है ही 2 ही आर्टिकल, तो बताओ 2 तो एलिमिनेट हो गए क्या ऑटोमेटिक ही? और उन 2 में से भी अगर कोई एक ही दिया गया ऑप्शन में तो उसको देखते ही अपन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाऊं तुम्हारे सामने ऑप्शंस का, ऑप्शन है मेरे पास 25, 29, 32 और 18। अब तुम्हें कोई भी अगर आर्टिकल पूछा जा रहा है रिलेटेड टू या राइट्स टू एजुकेशनल एंड कल्चरल से रिलेटेड, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई 25 है वो तो रिलीजन के अंदर आता है, 32 है वो रेमेडीज़ के अंदर आता है, 18 है वो इक्वलिटी में आता है। क्या सारे के सारे ऑप्शन उड़ गए हैं क्या अपने पास? या अगर तुम्हें पता है ना कि रिलीजन वाला या तो 29 होगा या 30 होगा, तो यहाँ बताओ 30 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो फिर अपन डायरेक्टली किसको टिक कर देंगे? 29 को। ऐसे भी तुम लोग बाई ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, इसीलिए मैं ये रेंज है वो साथ के साथ तुम्हें लिखवा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो अपने पास 5 फंडामेंटल राइट्स हो चुके हैं और एक लास्ट फंडामेंटल राइट। देखो सबसे पहले इधर समझने की कोशिश करना, ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले था अपने पास राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को मिलाकर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स बताए थे हमें? टोटल 7। लेकिन 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कौन से नंबर का? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान के अंदर क्या हो चुका था? संशोधन। अमेंडमेंट, संशोधन का मतलब होता है किसी चीज को करेक्शन में कन्वर्ट करना। यस या नो? तुम लोग नोट डाउन करते हो, अगर कोई चीज गलत लिख देते हो तो उसके ऊपर क्या कर देते हो? उसको काट देते हो, यानी तुम लोगों ने क्या कर दिया? उसमें अमेंडमेंट कर दिया। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी चीज को अगर चेंज करना है तो उसको किस टर्म से डिफाइन किया जाता है? अमेंडमेंट। तो 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था बेटा कब? 1978 के अंदर। और इसी के चलते इस राइट टू प्रॉपर्टी के राइट्स को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। और 1978 के बाद से अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितने फंडामेंटल राइट्स बचे हैं? 6। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 31 अब इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है? हट चुका है। फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 32 की। 32 के अंदर अपने को कंसिडर किया गया बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक लाइन लिखवा रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, इसके आगे लिख लेना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि आर्टिकल 32 है वो हमें क्या चीज समझाता है। देखो रेमेडीज है, रेमेडीज का मतलब क्या होता है भाई? कोई ना कोई उपचार करना। और जब भी अगर हमारे सामने कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हम लोग सबसे पहले बड़े बुजुर्ग हमें किसके बारे में बताते हैं? घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं। और घरेलू उपचार है वो किसी एक चीज से मिलकर नहीं बना होता है, 4-5 अलग अलग उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ते हैं। तो वैसे ही ये जो रेमेडीज है, ये रेमेडीज बनाई गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर कि अगर आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 30 तक अगर किसी भी आर्टिकल का मिसयूज किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ,
तो बेटा उसके लिए आर्टिकल 32 हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? रेमेडीज, यानी उसका उपचार, यानी उसका सॉल्यूशन। कि मान लो तुमसे जबरदस्ती कोई कार्य करवाया जा रहा है, तो तुम लोग फिर किसकी मदद ले सकते हो? रेमेडीज की मदद ले सकते हो। इज दैट क्लियर? यानी आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग रिट जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? और कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं हम लोग? 5 प्रकार की। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाँ, ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु कितने प्रकार के रिट है वो जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की। अब ये 5 प्रकार की रिट है वो हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी। बोलो यस या नो? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे मान लो कि आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का या फंडामेंटल राइट्स का अगर मेरे खिलाफ अगर कोई मिसयूज कर रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और मैं बेटा क्या लगा दूंगा? रिट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? रिट। जो रिट मैं लगाऊंगा वो की वही रिट है वो कौन लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मान लो कि मुझे जबरदस्ती किसी ना किसी क्राइम, बिना क्राइम के ही मुझे क्या कर लिया गया है? गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। या मान लो मैंने कोई क्राइम भी किया है, तो उस क्राइम के लिए मुझे क्या कर लिया गया है? अरेस्ट। अब उस अरेस्ट से हटने के लिए या अगर मेरे को बेल चाहिए, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एडवोकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडवोकेट, जो मेरी फाइल तैयार करेगा और मेरे को क्या दिलाएगा? फिर वो बेल दिलाएगा। बेल दिलाने के बाद भी अगर कोई पुलिस वाला या कोई भी ऐसा ये थाने वाला है जो मेरे को बेल नहीं दे रहा है, तो फिर उस लॉयर को बोलकर और मैं कहाँ पर एप्लीकेशन लिखवा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट नोटिस निकालती है, रिट जारी करती है और उसको बोलती है कि जिस भी व्यक्ति को तुमने बंद कर रखा है उसको सशरीर, यानी बिना किसी हार्मफुल कंडीशन के, बिना किसी डैमेज कंडीशन के, जैसा है हु बहू वैसा का वैसा तुम्हें 24 आवर के अंदर अंदर कहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करना रहता है? कोर्ट में इंट्रोड्यूस करना रहता है। उस 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उसको गोली मारकर उसको मार दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकता है फिर। इज दैट क्लियर? तो याद रखना, उपचार संभव है किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। कितने प्रकार की रिट जारी होती है? 5 प्रकार। अगर तुम लोग कोई भी पेपर दे रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन अगर गलत आ जाता है, तो बेटा अपन क्या लगा देते हैं? उस पर रिट लगा देते हैं। बोला यस या नो? कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है या कोई ना कोई क्वेरीज है, वो अपन क्या कर देते हैं? उस पर जनरेट कर देते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला ऑप्शन होने वाला है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने इस आर्टिकल नंबर 32 को बोला है बेटा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा। और ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर हमें अधिकार दिए गए हैं भाई, अगर जो अधिकारों का मिसयूज अगर हमारे खिलाफ अगर कोई कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही कर सकते हैं। संविधान की आत्मा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच आर्टिकल इज नोन एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? दैट इज आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 के अंदर हमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, जिसके तहत अपन कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की। लिखो आर्टिकल नंबर 32। ये नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला नोट डाउन करोगे। ये कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3। और ये भी लिख लेना, टोटल कितने प्रकार के रिट है वो जारी की जाती है? 5 प्रकार के रिट है वो जनरेट की जाती है। ये हम लोग भी रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। याद रखना, हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? एक।
वैसे ही देश के लिए सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल माना जाता है, उसके खिलाफ कोई भी उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के खुद के। क्लियर है? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ पावर दी गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन डिक्लेयर कर देता है कि मान लो किसी को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस सज़ा को क्या कर सकता है, वो कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ पावर दी गई है एडिशनल किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अदरवाइज उसके डिसीजन को चेंज कोई भी नहीं कर सकता है। क्लियर है? बताओ पार्ट 3 कंप्लीट है क्या? और पार्ट 3 के अंदर देखो हमने कंसिडर किया है कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स, 6 प्रकार के। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजन्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पार्ट 3। कभी कभार एग्जाम में तुम लोगों से डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। आ गई क्या बात समझ में? फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 3। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं अपन पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 को शॉर्ट के अंदर अपन कंसिडर करेंगे बेटा डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लिखना बंद करो, पहले समझने की कोशिश करना कि आखिरकार डीपीएसपी क्यों बनाए गए हैं, इनका क्या पर्पज है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले भारत को बनाया गया, और भारत किससे मिलकर बनाया बेटा? 28 नंबर ऑफ स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। फिर भारत में रहने के लिए लोगों को क्या दे दी गई है? सिटीजनशिप दे दी गई है कि जो भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में अगर रह रहा है तो उसको कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। फिर उन सिटीजन को, रहने वाले सिटीजन्स को क्या दे दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए कि अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय है तो उसको ये अधिकार है वो भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का गलत फायदा भी तो उठा सकता है। बोलो यस या नो? तो याद रखना, अगर देश के अंदर परफेक्ट तरीके से इसको कंडक्ट करना है, इसको गवर्नेंस करना है, तो कुछ ड्यूटीज बता दी गई है सभी स्टेट्स को। किसको? स्टेट्स को। जैसे 28 स्टेट है, तो अगर मैं बात करता हूँ इन 28 स्टेट्स को क्या समझा दिए गए हैं? कुछ प्रिंसिपल बता दिए हैं, कुछ पॉलिसी बता दी गई है, और इनकी कुछ ड्यूटीज दे दी गई है कि अगर तुम्हारा ये स्टेट है तो इस स्टेट के अंदर ये सभी कार्य हैं वो होने जरूरी है। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो किसको फॉलो करना पड़ रहा है? स्टेट को। किसको? स्टेट को। जैसे मान लो अपन राजस्थान के अंदर है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेट के लिए अगर नियम कानून बनाया जा रहा है तो सबसे पहले कौन सी गवर्नमेंट फॉलो करेगी इसको? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान सरकार है, इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को क्या करेगी? फॉलो करेगी। अब राजस्थान सरकार की क्या ड्यूटी है? पहले तो इनकी सारी की सारी पॉलिसी और प्रिंसिपल को क्या करेगी? ये फॉलो करेगी। अब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की क्या ड्यूटी है कि जो भी राजस्थान स्टेट में जो भी सिटीजन रह रहा है उन सभी को भी ये सारे के सारे प्रिंसिपल और ड्यूटीज को क्या करवाएगी? वो फॉलो करवाएगी। इज दैट क्लियर? बोलो यस या नो? तो कुछ अपने को ड्यूटीज है जहां पर अपने को बाउंड किया गया है कि भाई अगर हम लोग भारतीय हैं तो हमें ये कार्य करना ही करना है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ एक सिंपल सी हमारी इंडियंस की ड्यूटी क्या है कि कभी भी इंडियन फ्लैग का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो यस या नो? राष्ट्र ध्वज का कोई भी अगर अपमान करता हुआ अगर पाया गया तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा? फिर कोई ना कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। तो कुछ ड्यूटीज है हमारे भारतीय होने की। अगर हम लोग भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो सभी स्टेट्स के लिए ये ड्यूटीज या प्रिंसिपल है वो क्या किए गए हैं? लागू किए गए हैं। बोलो यस या नो? तो डीपीएसपी का मतलब समझ में आ गया क्या? कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स है सबसे पहले उन स्टेट्स को समझाए गए हैं नियम कानून, और उसके बाद में वो जो स्टेट गवर्नमेंट है
उस स्टेट में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या करेगी, उनको अप्लाई करने वाली है। इज दैट क्लियर? अगर आज कोई भी डिसीजन होता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है वो कोई ना कोई डिसीजन डिक्लेयर करती है। अभी सर्दी के बढ़ते हुए, सर्दी को देखते हुए और स्कूलों की जो छुट्टियां है उसको क्या आगे पोस्टपोन कर दिया गया था क्या? बोलो यस या नो। तो किसके द्वारा किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो राजस्थान के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन वाले हैं, स्कूल वाले, उन्होंने उस चीज़ को क्या किया है? फॉलो किया है। बोलो क्लियर है क्या बात? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो डीपीएसपी है बेटा, इसके अंदर आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और बहुत बार तो अलग अलग पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक निहित है। कौन कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डीपीएसपी के अंदर आता है या इसकी रेंज के अंदर कंसिडर किया जाता है? बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा? आर्टिकल 36 और कहाँ तक जाएगा? 51 तक। अब मुझे बताओ, आर्टिकल 36 और 51 तक हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी? ड्यूटीज की या प्रिंसिपल की। इज दैट क्लियर? या कुछ पॉलिसी की। सबसे पहले अपन बात करते हैं, डेफिनेशन बताई गई है सभी स्टेट्स को बेटा, किसकी? डीपीएसपी को। बोलो यस या नो। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा अपने पास? आर्टिकल नंबर 36। बोलो यस या नो। फिर अपन बात करते हैं, कुछ कानूनी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्व का लागू होना। इसका मतलब समझने की कोशिश करना। मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया बेटा फंडामेंटल राइट्स। क्या फंडामेंटल राइट्स है उसको हम लोग कोर्ट में ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल ले जा सकते हैं। अभी अभी मैंने क्या बताया था कि फंडामेंटल राइट्स का अगर कभी भी अगर कोई मिस यूज कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कहाँ पर केस कर सकते हैं? कोर्ट के अंदर। ये वाद योग है। वाद योग्य का मतलब है इनको जज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इनको जज किया जा सकता है। बट याद रखना, ये जो डीपीएसपी है, इन डीपीएसपी को अपन कोर्ट के अंदर ही नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये बेटा कर्तव्य हैं, ड्यूटीज है। आ गई बात समझ में? इनके खिलाफ हम लोग कानूनी मदद ले सकते हैं, लेकिन याद रखना इनके खिलाफ कभी भी हम लोग कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसको डीपीएसपी के तहत हम लोग कहाँ पर नहीं ले जा सकते? कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये सभी स्टेट्स के लिए बना और सभी स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा? इनको फॉलो करना। अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बेटा फिर चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? निभाना ही निभाना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हें ड्यूटी अगर बता देता है तो फिर चाहे तुम्हें अच्छी लगे या अच्छी नहीं लगे, अगर वो तुम्हारी ड्यूटी है तो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 37 को तुम लोग सिंपली याद रखोगे कि इसको डीपीएसपी को कभी भी, या डीपीएसपी के खिलाफ अगर कोई मिसयूज कर रहा है या उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो डीपीएसपी के खिलाफ हम लोग उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इज दैट क्लियर? आर्टिकल नंबर 38, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है अपने को, यानी अपना जो समाज है उस समाज के अंदर ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करना है कि सभी लोग एक दूसरे का क्या कर सके? भला कर सके, सभी लोग एक दूसरे का कल्याण कर सके। अगर सभी लोगों में भाईचारा होगा, भ्रातृत्व की भावना होगी, तो कहीं ना कहीं आसपास का जो हमारा समाज है वो कैसा डेवलप होगा? कल्याण करने वाला होगा। बोलो यस या नो। लेकिन धीरे 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 इस आधुनिकता वाले दौर के अंदर ये चीज़ें क्या होती जा रही है? समाप्त हो जा रही है। याद करो तुम्हारे बचपन के दिन, जब हम लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि ये पड़ोसी का घर है या अड़ोसी का घर है, जहाँ मर्जी उस घर के अंदर घुस जाते थे, वहाँ खा लेते थे, वहाँ खेल लेते थे। और आजकल अगर एक रूम में एक भाई है, दूसरे रूम में दूसरा भाई है ना, तो उसको भी हम लोग मैसेज कर देते हैं, भाई मोटर टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। आ रही क्या बात समझ में? तो पड़ोसी और अड़ोसी का तो लेन देन ही क्या हो चुका है? अभी खत्म हो चुका है। तभी तो देख लो तुम्हारा समाज हो, आसपास वाला कैसा बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना आर्टिकल 38 के अंदर हमें क्या पॉलिसी फॉलो करनी है कि हमारे आसपास ऐसा समाज डेवलप करना है जो लोगों का क्या कर सके? कल्याण कर सके। वेलफेयर वाली जो प्रॉपर्टी है उसको अपने को क्या करना है? फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? क्या आर्टिकल 38 समझ में आता है क्या? फिर अपन बात करते हैं बेटा आर्टिकल नंबर 39 की। इधर देखना आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 के अंदर कुछ स्पेशल पॉलिसीज है जो स्टेट को प्रोवाइड की गई है। किसको प्रोवाइड की गई है?
स्टेट्स को। वैसे तो सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो किसको प्रोवाइड किए गए हैं, स्टेट्स को, लेकिन कुछ स्पेशल केस और प्रोवाइड किए गए हैं। तो याद रखना आर्टिकल 39 है, उसके अंदर कुछ स्पेशल केस है जो किसको प्रोवाइड किए गए हैं, स्टेट्स को। फिर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 39 का ए, और इसके अंदर अपने पास लीगल एंड फ्री एड यानी निशुल्क विधिक सहायता। ये जो लीगल एंड फ्री एड है इसका मतलब समझना, एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाता हूं कि निशुल्क सहायता है वो कैसे की जाएगी। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज में हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, बीपीएल कैटेगरी जिसको अपन कंसिडर करते हैं, यानी इनकी आमदनी उतनी नहीं रहती, ये लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होते हैं। पॉवर्टी लाइन होती है, बी का मतलब होता है बिलो यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी गरीबी रेखा के नीचे। तो इन लोगों के लिए सरकार ने अलग से चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की गई है। तुमने देखा होगा अगर अपन चीनी है 40-50 रुपए किलो की खरीदते हैं और अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड अगर बना हुआ है तो जो राशन वाली दुकान है वहाँ पर इनको 5-10 रुपए किलो में वो चीज़ें क्या मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बताओ पैसों का डिफरेंस आएगा। तो जितना इनके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है उसी सोर्स ऑफ इनकम के अंदर ये क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। अब कभी कभार अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब समझना आर्टिकल 39 का ए हमें क्या समझाता है कि मान लो दो लोग हैं ए और बी। बी है वो बेचारा बीपीएल कैटेगरी में आता है और ए है वो क्या है, पैसे वाला है। दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, और इसके खिलाफ है ना बी को क्या करना है, ए के खिलाफ कार्यवाही करनी है। लेकिन बी के पास तो पैसा है ही नहीं, तो बी बताओ क्या कानून की मदद लेगा क्या? तो फिर कानून को भी बेटा क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अगर वो केस कर देता है तो केस को सोल्ड आउट करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एडवोकेट। और तुम्हें पता है डॉक्टर्स और एडवोकेट की फीस तो सबसे ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए एक फ्री एडवोकेट बना रखा है। क्या बना रखा है? फ्री एडवोकेट का मतलब है कोई सरकारी वकील है वो बनाए हुए हैं, और उस सरकारी वकील के पास जाकर अगर अपन उसको अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम अगर बताते हैं तो बेटा ये जो सरकारी वकील है वो अपने लिए केस है वो कैसे लड़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। बोलो यस या नो? तो मुझे बताओ क्या अब इसको पैसों की मदद मिल चुकी है क्या? और ये जो पॉलिसी है वो किसके द्वारा दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो गवर्नमेंट जो एडवोकेट होते हैं बेटा इनको सैलरी कहाँ से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। बोलो यस या नो? जैसे अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले रहते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं और फ्री के अंदर क्या करते हैं, अपना इलाज। तो वो जो डॉक्टर्स वगैरह उनको सैलरी किसके द्वारा दी जाती है भाई, गवर्नमेंट के द्वारा। सेम एज इट इज अगर कोई कानूनी कार्यवाही या कानून की अगर मदद लेना चाहता है तो वहाँ पर कानून के द्वारा एक ऐसा एडवोकेट है, ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ पर तुम्हारे केस के लिए कोई ना कोई एडवोकेट है वो क्या करेगा, हायर करोगे तुम लोग, और वो तुम्हें बिना किसी पैसों से तुम्हारा पूरा का पूरा क्या करके देगा, वो केस सोल्ड आउट करके देगा। इसको कंसिडर किया गया है लीगल एंड फ्री एड के अंदर। बोलो यस या नो? क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो आर्टिकल 39 का ए हमें क्या बताता है, निशुल्क विधिक सहायता, कि हम लोग फ्री के अंदर हमारा क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का एडवोकेट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आज हमारे पास बीपीएल कार्ड नहीं है, क्या नहीं है, अभी के टाइम इतना ज़्यादा घपला हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े ये जो नेता लोग हैं जो गाड़ी से कार से नीचे कदम तक नहीं रखते उनके भी बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। याद रखना ये है हमारा देश, और ऐसे चल रहा है हमारा देश, ऐसे तरक्की करेगा। तो याद रखना ये लोग भी बीपीएल कार्ड बनवा रखें, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी स्कीम निकाली जाती है जिसका फ़ायदा उठाते हैं कौन, बीपीएल वाले। आगे बात समझ में? तुम लोग मत उठाने लग जाना भाई, कहीं पता चले घर पे जाके कि बीपीएल कार्ड बनाओ रहे। आगे बात समझ में? मेहनत करो, अगर हम लोग कमज़ोर है तो हम लोग अपने आप को भाई मजबूत बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही दम पर, वो है मेहनत। और याद रखना एजुकेशन ऐसी चीज़ है, अगर ये शिक्षा है तो किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। आज तुम लोग देख लो जितने भी हायर से हायर पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति बैठा होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके दम पे बैठा होगा, एजुकेशन के दम पे बैठा होगा। आगे बात समझ में? बेटा पैसे गिनने के लिए भी गिनती आना जरूरी है। आगे बात समझ में? अगर वो गिनती नहीं आएगी तो तेरे सामने चाहे पूरा कमरा भरा रहेगा पैसों से, गिन ही नहीं पाएगा तू।
तो याद रखना, एजुकेशन सबसे बड़ी पावर होती है। अगर तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं तो तुम लोग अपनी परिस्थितियों को बदलाव कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ किसके दम पर? शिक्षा के दम पर। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जो किसी भी गरीब को अमीर बना देती है। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, और वो समय तुम लोग जब शिक्षा को देना स्टार्ट करते हो तो यकीन मानना तुम्हारा लाइफ है वो पूरा का पूरा कंप्लीट चेंज होता है। आज तुम सब बच्चों के माइंड में एक चीज़ होगी कि यार कैसे जैसे करके भी मैं नौकरी लग जाऊँ। क्यों भाई, तुम ही क्यों लगोगे नौकरी? मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे जैसे इस पूरे के पूरे स्टेट में या पूरे के पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। हकीकत को समझने की कोशिश करना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तुमसे 2 गुना 4 गुना मेहनत कर रहे हैं। तो बताओ पहले नंबर किसका आएगा? उनका आने वाला है। इसलिए याद रखना, एक वैकेंसी टारगेट होनी चाहिए। मैं अपने लाइफ का मूल मंत्र बताता हूँ कि कैसे इन सारे के सारे एग्जाम को अपन क्रैक कर सकते हैं। एक टारगेट बनाओ एक एग्जाम को, और उस एग्जाम के लिए कम से कम 6 मंथ का टाइम लो अपने आप को। कितने मंथ्स का? 6 मंथ का, कि अगले 6 महीने के बाद मेरे को इस एग्जाम को क्रैक करना है। और उन 6 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें होनी चाहिए, एक तो तुम खुद और दूसरा तुम्हारी बुक्स। इन 2 के अलावा तीसरा नहीं आना चाहिए। बातें भी करनी है तो खुद से करो या अपनी किताबों से करो। भाई किताबों से अच्छा मित्र और कोई भी नहीं होता। वो मित्र जो तुम्हें चाय नाश्ता करवाए उनसे दूर रहो। याद रखना, सफलता को रोकने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है मित्र का, और सफल बनाने में भी सबसे अच्छा जो हाथ होता है वो किसका होता है? मित्र का। डिपेंड करता है कि मित्र की साइकोलॉजी क्या है। अगर वो चाय पीने वाला है तो तुम लोग कभी भी सिलेक्शन नहीं लेके जाओगे, और अगर वो पढ़ने वाला है तो यकीन मानना तुम्हारी जो जर्नी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और मैं तो हमेशा मानता हूँ दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए भाई, भरोसे लायक दुनिया रही भी नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी किताबों के ऊपर भरोसा रखो। टारगेट एक होना चाहिए कि चाहे मरना मंजूर है लेकिन पढ़ना बंद नहीं करूँगा। और सिर्फ कितना टाइम? 6 महीने। लेकिन वो 6 महीने ऐसे होने चाहिए जहाँ पर तुम लोगों के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी तुम लोग लगा दो। यकीन मानना टॉपर्स की लिस्ट में आओगे तुम लोग। और अभी के टाइम तुम्हारे माइंड में क्या चीज़ चलती है? पास हो जाओ बस, कैसे जैसे करके एक बार कट ऑफ क्लियर हो जाए। नहीं, कट ऑफ का अगर सोचोगे ना तो बेटा याद रखना कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। रैंक का सोचो, कट ऑफ 100% क्लियर होगी। और डेडिकेट हो, क्वेश्चंस पूछो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने सारी क्वेरीज तुम्हारे सामने जनरेट होगी। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा इस इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने कभी मेरे से कोई क्वेरी करी हो मेरे सब्जेक्ट में। बताओ। या तो ऐसा हो सकता है कि टीचर ही बहुत बढ़िया हो, कि उसने इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि सभी के किसी का कोई डाउट ही जनरेट होता है। भाई अक्सर ऐसा, और मैं तो मानता भी हूँ अपने आप को। या तो ये केस हो सकता है, या फिर बच्चे इतने ब्रिलियंट हो कि कुछ भी समझ में नहीं आए उनको, फिर पूछना ही क्या। 2 ही केस पॉसिबल है भाई। बताओ, आर्टिकल 39 क्लियर हो गया? क्या हम लोग गवर्नमेंट का एडवोकेट कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते रे, बीपीएल वाले कर सकते हैं, माइनॉरिटीज वाले कर सकते हैं। और ये जो पॉलिसीज है वो किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40। और आर्टिकल नंबर 40 के अंदर हमें बताया गया है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। और ग्राम पंचायतों का गठन है, इसको बोला जाता है आर्टिकल ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी का आर्टिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भारत देश को आज़ादी दी जा रही थी, या भारत देश जब जूझ रहा था इन ब्रिटिश के गवर्नेंस से कि भारत को आज़ादी चाहिए और अंग्रेजों का गुलाम था भारत, तब याद रखना हर एक व्यक्ति अपने आप में नेता था। क्या था? हर एक व्यक्ति अपने आप में नेता। और देश के अगर सभी लोग अगर नेता बन गए तो फिर तुम लोग समझ सकते हो देश का कितना कल्याण हो सकता है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए राष्ट्रपति को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कि नेता सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए? एक। और उस एक की आवाज को मानने वाले फिर कितने होने चाहिए? सारे के सारे। तो याद रखना, गांधी जी का हमेशा से क्या मोटिव रहता था कि यदि इस भारत देश को डेवलप करना है, इसको अगर सक्सेसफुली अगर इसको रीबिल्ड करना है, या इन अंग्रेजों से अगर छुटकारा पाना है,
तो बेटा सभी सिटीजन का इसमें शामिल होना क्या है, कंपलसरी है। गांधी जी हमेशा ये चाहते थे, जिसको तुम लोग बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, आ रही क्या बात समझ में? तो गांधी जी हमेशा यही मानते थे कि अगर भारत देश को आज़ाद होना है या भारत देश को मजबूत अगर बनाना है तो याद रखना इसमें सभी देशवासियों को शामिल होना जरूरी है। तो फिर गांधी जी ने ये मुद्दा रखा कि कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें सभी लोग क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने मिलकर डिसीजन ले लिया और बाकी सारे के सारे लोगों को क्या करना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद रखना अभी के टाइम तुम लोग मुझे बताओ, अपन बात करते हैं बेटा किसकी, पंचायत की। इसके अंदर क्या सरपंच होता है क्या पद, और इस सरपंच का क्या होता है बेटा, इलेक्शन होता है। क्या होता है, और इस इलेक्शन के अंदर मुझे बताओ सभी ग्रामवासी है वो पार्टिसिपेट करते हैं क्या, जिनकी एज किससे ज़्यादा हो, 18 या 18 प्लस हो। तो मुझे बताओ सभी लोगों को अपना अपना अधिकार दिया गया है क्या अपने मन पसंदीदा सरपंच को चुनने का। अगर इसमें ऐसा होता कि गांव के 5 या 10 लोग मिलकर ही किसी सरपंच को अगर चुन लेते तो बताओ अपने जैसे साथी क्या सरपंच साहब को कभी एक्सेप्ट करते क्या, नहीं करते। अपन क्या बोलते, होगा सरपंच होगा तो मैं ही सरपंच हूँ। आ गई क्या बात समझ में? लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर और किसको चुना है, सरपंच को चुना है। उसको फिर हम लोग ऐसे ट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसका डिसीजन है वो फिर पूरे के पूरे गांव के लिए क्या होगा, सर्वमान्य होगा। इसीलिए एक ग्रामीण स्तर से इस पूरे के पूरे लोकतंत्र की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। और ऐसा किसने बताया था अपने को, गांधी जी ने बताया था कि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। इसीलिए बेटा इसको बोला गया है क्या, आर्टिकल ऑफ गांधी जी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी का अनुच्छेद है वो कौन से नंबर का है अपने पास, आर्टिकल 40, और इसमें बताया गया है किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। क्लियर है बात? लिखो आर्टिकल नंबर, ये पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल लिखोगे 36 to 51। हाँ 36 to 51। हाँ, डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। आर्टिकल 36, 37 और 38। और इससे भी अगर इनका रामबाण अगर तुम लोगों को लॉजिक अगर याद रखना है तो तुम लोग कुछ जनरल वे की जो चीज़ें हैं ना उस हिसाब से इनको याद कर सकते हो। जैसे यार कोई व्यक्ति 38 साल का हो गया फिर भी अभी तक लोगों का कल्याण नहीं कर रहा है, तो बताओ आर्टिकल 38 के अंदर क्या हो जाएगा, लोगों का कल्याण करना है। अगर अपने को जीवन में कोई सरकारी वकील करना है तो कितने साल का होना जरूरी है, 39 की एज का जरूरी है। तो आर्टिकल 39 के में हम लोग कंसिडर करते हैं किसको, लीगल एंड फ्री एड को। 40 के अंदर, और कोई भी व्यक्ति अगर 40 साल का है तो उसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है अपने लिए, गांधी जी है। क्या है, गांधी जी। लॉजिक ऐसा होनी चाहिए कि जो इंटरेस्टिंग भी हो और तुम्हारा काम आसान भी बना दे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स को पास करना बहुत आसान है, क्योंकि पेपर वाला खुद ही अपना काम इतना आसान कर देता है कि वो हमें कितने ऑप्शन बताता है, 4। सबसे ज़्यादा तो मुश्किलें तब आती थी जब 10th में 12th में अपने को लिखना रहता था। वही आ रही क्या बात समझ में? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहता है, टिक। लिखा क्या,
लिखो आर्टिकल 39 के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं स्टेट को, और स्टार पॉइंट बनाओगे 39 के फर्स्ट के अंदर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। हाँ, इसी पे स्टार पॉइंट बनाना बेटा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना दावा कर सकता हूं कि अगर पॉलिटी में से क्वेश्चन आया तो अपने कंटेंट से बाहर नहीं आएगा, अगर ज्योग्राफी में से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अपने कंटेंट से बाहर नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये मत सोचना कि यार जो पढ़ रहा हूं क्या वो आएगा या नहीं आएगा, तुम्हारे लिए सोचना भी गुनाह है इस बात को। एक ही चीज पे फोकस करो कि जो सर करवा रहे हैं वो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, याद करना है। आर्टिकल 40 लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। 41 पहले समझाने तो दो भाई, लिखना ही हमारा मेन पर्पस थोड़ी है। बताओ लिखा क्या आर्टिकल 40 तक? फिर अपन कंसिडर करेंगे 3 आर्टिकल को एक साथ, आर्टिकल नंबर 41, 42 और 43। बोलो यस या नो। देखो अगर अपन बात करते हैं तो सभी स्टेट्स को ये पॉलिसी प्रोवाइड की गई है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति तुम्हारे स्टेट में आकर और क्या पा सकता है बेटा, काम पा सकता है। तो याद रखना, काम पाने का अधिकार। जैसे अभी तुम्हें शिक्षा पाने का अधिकार है, तुम लोग भारत के किसी भी स्टेट में जाकर और क्या कर सकते हो, तुम लोग एजुकेशन ले सकते हो। वैसे इस पूरे के पूरे भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जाकर और क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो याद रखना, काम पाने का जो अधिकार है वो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 41 के अंदर। तुमने देखा होगा जयपुर जितने बड़े शहर के अंदर अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं और वो आकर और क्या कर रहे हैं, अपना अपना कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल वे के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे कि आर्टिकल 41 के अंदर क्या है बेटा, काम पाने का अधिकार। भारत के किसी भी राज्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 42 है, ये स्पेशली प्रोवाइड किए गए बेटा फीमेल्स को। किसको? फीमेल को। फीमेल के अंदर क्या चीज बताई गई है, जो मैटरनिटी लीव होती है, जब भी कोई लेडी है अगर प्रेग्नेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। किसके अंदर है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई फीमेल है, जो मैटरनिटी रिलीफ है वो ले सकती है। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए। कि कोई भी महिला जो अगर प्रेग्नेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ्स के लिए ऑफ ले सकती है? 6 मंथ के लिए। इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में उसकी कोई भी सैलरी वगैरह है वो काटी नहीं जाएगी। और ये पॉलिसीज प्रोवाइड किए गए हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इज दैट क्लियर? लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है भाई। प्राइवेट सेक्टर में 6 महीने तो छोड़ो, 6 दिन के अंदर स्टाफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बोलो यस या नो। और ये तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए बेटा, कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए। पैटर्निटी लीव भी मिलती है तुम बॉयज़ को या मेल्स को, वो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन की मिलती है? 15 डेज। क्योंकि यहाँ हमारा कोई भी काम नहीं होता है भाई। आ गई बात समझ में? इसलिए अपने को कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है? 15 डेज की। और फीमेल्स को कितने मंथ की लीव मिलती है? 6 मंथ की। इज दैट क्लियर? इसके लिए हमारा कोई भी पैसा किसी भी प्रकार से नहीं काटा जाएगा। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कार्य के बदले हमें क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पैसा। अब ये हर जगह लागू होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अगर तुम लोग कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, कोई अगर गलती से तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा, तो याद रखना हम लोग हमारा पैसा ले सकते हैं कानून की मदद से।
आ गई बात समझ में? स्टेट गवर्नमेंट ने हमें ये पॉलिसी प्रोवाइड कर रखी है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट बनाए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी या प्राइवेट भी ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे पोस्ट है जो हमारी इसके अंदर क्या करेंगे भाई, मदद करेंगे। बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती है जो एम्प्लॉयज़ का पैसा खा जाती है भाई, उनको पैसा देती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेबर कोड के अंदर एक एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है, वो घर बैठ के तुम्हारा पैसा गिना के जाएगा इंसान। आ गई क्या बात समझ में? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक लेबर कोड के अंदर क्या दे दो, एक एप्लीकेशन दे दो सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद में पूरा का पूरा काम किसका, लेबर कोड का। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कंपनी वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, और तुम लोग अगर एक बार लेबर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे दिए तो फिर कंपनी वाले तुम्हें फ़ोन कर करके परेशान हो जाएंगे, फिर तुम भी फ़ोन मत उठाना भाई, अब तो तुझे घर पे ही आना पड़ेगा, और घर बैठ के ही क्या दे के जाएगा तू, पैसे। तो याद रखना, अगर कहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं तो काम के बदले हमें क्या दिया जाएगा। क्यों गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं वही लोग, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है वही फिक्स पैसा आता है। आ गई क्या बात समझ में? अगर किसी के जीवन में महिला मित्र अगर आ जाती है तो वो इतना खुश नहीं होता जितना हर महीने की 1 तारीख को अगर ये मैसेज आ जाता है ना कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड टू एक्स 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 अमाउंट। आ रही बात समझ में? वो सबसे ज़्यादा खुशी देता है अपने को। तो याद रखना, गवर्नमेंट के पीछे क्यों भागती है पब्लिक, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी है बेटा। क्या है? स्टेबिलिटी, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। यदि तुम्हारा कोई बिजनेस है या तुम्हारा कोई भी अगर प्राइवेट वर्क है तो उसमें इतना पैसा होना चाहिए कि 10-15 साल की नौकरी के बाद तुम्हें आगे परेशान होने की जरूरत न, उसी 10-15 साल में इतना पैसा तुम लोग कमा लो कि आगे की लाइफ तुम्हारी सर्वाइव हो जाए। अदरवाइज तो फिर गवर्नमेंट के अंदर क्या है, 60 साल के लिए सर्विस करो और उसके बाद भी फिर पेंशन। आ गई बात समझ में? तो याद रखना, जहां कहीं पे भी काम करोगे तो काम के बदले तुम्हें क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 41 के अंदर तो भाई क्या पकड़ो तुम लोग, काम। भारत के किसी भी स्टेट के अंदर आर्टिकल 42 क्या कहता है, मैटरनिटी रिलीफ है, वो कितने मंथ्स की मिलती है, 6 मंथ की। और आर्टिकल 43 के अंदर काम के बदले हमें क्या मिलेगा भाई, पैसा मिलेगा। क्लियर है बात? लिखो इसको। मैंने भी क्या बोला था कि मित्र सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रखो तो विवाद भी नहीं होगा भाई। बताओ, किताबों से अच्छा कोई मित्र हो सकता है क्या? तुम ही छोड़ोगे उसको, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। नहीं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लेना 6 मंथ फॉर फीमेल, महिलाओं के लिए 6 माह। छह महीने की छुट्टी देख के ऐसे मत सोचना कि भगवान मुझे महिला भी बना देता। और आर्टिकल 43 लिख लो, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी जो भी वर्कर्स है उसको काम के बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। बस ये लास्ट यही है, मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन करो। लिविंग वेज, WAGE, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स ETC। बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सारी की सारी चीज़ें? यस या नो? फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल 44 की।
देखो इस आर्टिकल 44 का लॉजिक इसके डिजिट के अंदर ही है। बताओ 4 और 4 क्या दोनों एक समान नजर आ रहा है क्या तुम्हें? तो इसके अंदर बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेट के लिए एक यूसीसी कोड बनाया गया है जो उस स्टेट के अंदर सभी नागरिकों के लिए क्या होने वाला है, एक समान होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना समान सिविल सहायता, और इसको तुम लोग बहुत लॉजिकल तरीके से याद कर सकते हो। आर्टिकल 44 यानी एक 4 के जैसा का जैसा क्या बनाना है तुम्हें, दूसरा 4 बनाना है। यानी 44 है वो एक दूसरे के क्या है, समान है। और यहीं से हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। तो आर्टिकल 44 के अंदर लिखो यूनिफॉर्म सिविल कोड। लिखो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, आर्टिकल नंबर 44। अब ओटीपी तो लिख नहीं सकता भाई, कोड ही लिखना पड़ेगा क्योंकि फिक्स है। सर्दियाँ ना इसलिए कोड की याद आती हुई। चलो आर्टिकल 44 के बाद में अब लिखना बंद करो, पहले इधर फोकस करोगे। अपन बात करते हैं आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 हमें क्या कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था आर्टिकल 21 का फर्स्ट यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। भारत के हर एक बच्चे को यह अधिकार दिया गया है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है, कि निशुल्क जो शिक्षा है उसकी सहायता वो ले सकता है। ये किसको प्रोवाइड किया गया है, हर एक इंडियंस को। और बेटा उसकी जो एज है वो एज कंसिडर की गई है कितनी, 6 to 14। कितना, 6 to 14 ईयर, कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28 स्टेट के लिए ये क्या बना दिए बेटा, पॉलिसी बना दिए। तो मुझे बताओ अब स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई क्या कि 6 to 14 ईयर के जितने भी चाइल्ड है उन सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ही करवाना है। इज दैट क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी या यही जो ड्यूटीज है वो बेटा टीचर्स को भी दी गई है, यही पेरेंट्स को भी दी गई है, और ये है ना वो चाइल्ड के लिए भी, बच्चों का भी ये अधिकार है, टीचर्स का भी है, पेरेंट्स का भी है, स्टेट का भी है। सभी के ये राइट्स है, सभी की ये ड्यूटीज है कि अगर कोई बच्चा है और अगर उसको कोई भी कार्य के लिए भेजा जा रहा है और उसकी एज है कितना, 6 to 14, तो बेटा वो अपने अधिकार के तहत या अपने ड्यूटीज के तहत क्या पा सकता है, एजुकेशन पा सकता है। इसीलिए तो आर्टिकल 24 को बनाया गया है कि 6 to 14 ईयर के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको कोई भी लेबर क्लास का वर्क नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट ने क्या पॉलिसी बना दी कि उनके लिए तो क्या कंपलसरी कर दी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशंस, की उनको एक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो दी जाएगी। तुमने देखा होगा हर गाँव के अंदर एक कोई ना कोई प्राइमरी या 8th तक या 10th तक कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कूल खुली रहती है। लेकिन पहले तो 6 to 14 ईयर था, लेकिन अब इस डिजिट को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया गया है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना ईयर कंसिडर कर दिया गया है, 6 वर्ष से कम आयु की। और तुमने देखा होगा इसके लिए आंगनबाड़ियों की जो सुविधा है वो सरकार ने प्रोवाइड की गई है। कोई भी छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका नाम है वो कहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है, आंगनबाड़ी में। फिर कुछ न्यूट्रिशियंस है, कुछ पोषाहार है वो उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसके हेल्थ को लेकर, उसके खाने पीने को लेकर। आ गई बात समझ में? तो ये आर्टिकल 45 हमें कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन से वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल्स एंड रेगुलेशन है वो निकाले गए। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 46 की। आर्टिकल 46 हमें बताता है कि जो SC/ST वाले लोग हैं, क्या है, SC/ST, इन SC/ST वाले लोगों को अलग से
कुछ प्रोविजंस मिले हुए हैं अपने एजुकेशन के अंदर। जैसे हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिलीज होती है, बोलो यस या नो। तो इनको थोड़ा सा फायदा मिलता है कि इनको SC ST वाले कैटेगरी को, क्योंकि ये पहले किसके अंदर आती थी भाई, माइनॉरिटीज़ में आती थी। और माइनॉरिटीज़ को बढ़ाने के लिए बेटा ये इनको अलग से क्या मिला है, थोड़ा सा प्रोविज़न मिला हुआ है। तो आर्टिकल 46 है वो किससे रिलेटेड है, SC ST के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इज दैट क्लियर। फिर अपन बात करते हैं बेटा आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 के अंदर हमें बैन किया गया बेटा किस पे, अल्कोहल पे। यानी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों, क्योंकि मुझे बताओ शराब है वो न्यूट्रिशन के अंदर कंसिडर होती है क्या, नहीं होती, लेकिन करने वाले तो करते ही है भाई। आ रही है बात समझ में, कि हमारा जिसका कोई नहीं है उसका सिर्फ और सिर्फ किस क्या है, शराब। और जो एक बार शराब का हो गया उसके लिए फिर पूरी दुनिया वीरान है भाई, वो फिर किसी का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी का, लोयल रहते हैं वो व्यक्ति। आगे बात समझ में। तो याद रखना गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रिलीज करी है कि किसके ऊपर बैन लगाना है, अल्कोहल पे। और अगर अल्कोहल पे बैन लगेगा तो बेटा हेल्दी के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी पोषाहार दिए जाएंगे। और पोषाहार के बाद में किसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, अल्कोहल पे। तभी तो तुमने देखा होगा जितने भी ये वाइन शॉप है इनके लिए बेटा टेंडर पास होता है। क्या पास होता है, गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर। इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है पहले, लीगल लाइसेंस। वही व्यक्ति है वो क्या ओपन कर सकता है, वाइन शॉप ओपन कर सकता है। वरना याद रखना हमारे देश की GDP के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका है, वाइन शॉप का है। किसका है, तुमने देखा होगा कोविड के अंदर हमारे देश की GDP है उसकी हालत ख़राब हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए किसको ओपन करवाया गया था, वाइन शॉप को। और सबसे ज़्यादा बिक्री किसके अंदर हुई थी, वाइन शॉप के अंदर। चाहिए वही लोगों को, आ रही क्या बात समझ में, उनसे फिर नहीं रहा जाता। तो मैंने क्या बोला है, शराब पीने वाला व्यक्ति शराब को लेकर लॉयल रहेगा। क्या रहेगा, लॉयल। आ गई क्या बात समझ में। वो अपने परिवार का नहीं हो सकता लेकिन उस शराब का जरूर मिलेगा तुम्हें। तो याद रखना आर्टिकल नंबर 47 है वो हमें बताता है कि आर्टिकल नंबर 47 में किसके ऊपर बैन लगाया गया है, अल्कोहल पे। अल्कोहल पे अगर बैन लगाएगा तो गवर्नमेंट फिर क्या प्रोवाइड करेगी अपने को, न्यूट्रिशियंस प्रोवाइड करने वाली है। इज दैट क्लियर। लिखो आर्टिकल नंबर 45। चलो लिखो आगे आर्टिकल 46। कुछ छोटे छोटे टर्म्स है बस उनको पिक करना है। आर्टिकल 45 के अंदर एक एज फिक्स कर लो 0 to 6 ईयर, बस इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं करना तुम्हें। आर्टिकल 46 में एक टर्म फिक्स कर लो SC ST। आर्टिकल 47 में दो टर्म फिक्स कर लो, एक अल्कोहल और दूसरा न्यूट्रिशंस। इसी के आगे ब्रैकेट के अंदर लिख लेना बैन ऑन अल्कोहल, शराब पर प्रतिबंध।
46 लिख लिया। हम्म 47 की ब्रैकेट में लिख लेना बैन ऑन अल्कोहल, शराब पर प्रतिबंध। फिर आर्टिकल 48, 49 दोनों सिमिलर है और वो है अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हर एक स्टेट के अंदर बताया गया है कि हमें दो कार्य तो करने ही करने पड़ेंगे, एक एग्रीकल्चर और एक एनिमल हस्बेंड्री। ये भी हमारी ड्यूटीज है भाई, जब तक कुछ उगाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या। तो ये तो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं भाई। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को। लिख लो कृषि और पशुपालन। और 48 के फर्स्ट के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे किसके प्रोटेक्शन को लेकर, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर। पर्यावरण का संरक्षण करना है, वनों की कटाई को रोकना है। लिखो आर्टिकल 48 और 48 का फर्स्ट। फिर आगे हम लोग कंसिडर करेंगे आर्टिकल 49 को। पहले रिचार्ज कितने का होता था भाई, 49 का किया है क्या जियो के अंदर, नहीं किया। अभी मैं बोलूं 19 वाला तो किया होगा। लिख लिया 48 का फर्स्ट। फिर लिखो आर्टिकल 49। 49 को समझेंगे सबसे पहले। आर्टिकल 49 है वो हमें बताता है कि जो भी हमारे स्टेट्स है या कंट्री है जहाँ पर जो भी हेरिटेज साइट बनी हुई है, जितने भी विश्व धरोहर बने हुए हैं, विश्व धरोहर हेरिटेज साइट है वो हमारे देश की खूबसूरती को बयां करता है। किसको बयां करता है, हमारे देश की खूबसूरती को, कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितनी खूबसूरत विरासत स्थल है जो हमारे देश के अंदर बनी हुई है। जैसे हम लोग बात करते हैं गुलाबी नगरी, पूरा का पूरा जयपुर है वो कौन से कलर से बसा हुआ है, गुलाबी। आ रही है बात समझ में। हवा महल जो जयपुर की खूबसूरती को दर्शाता है, आमेर का किला। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेट है जहाँ के अंदर अलग अलग हेरिटेज साइट्स बनी हुई है। और याद रखना इन पे किसी भी प्रकार का, इन संपत्ति का कोई भी नुकसान ही नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई किया जाएगा तो उसके खिलाफ फिर फाइन लगेगा। तुम लोगों ने देखा होगा जब भी तुम लोग हेरिटेज साइट या मोन्यूमेंट्स को अगर विजिट करने जाते हो या घूमने जाते हो तो सबसे पहले एक नॉर्मल चार्जेस का टिकट है वो तुम्हें लेना पड़ता है, यस या नो। और टिकट लेने के बाद में ही उसकी एंट्री है। और वहाँ पर बहुत सारी जगह पर ये नोटिस लगा हुआ रहता है कि संपत्ति को किसी भी प्रकार से अगर नुकसान पहुँचाया जाएगा तो एक्स अमाउंट के अंदर उसका क्या लगेगा, फाइन लगने वाला है। इज दैट क्लियर। तो याद रखना इन मोन्यूमेंट्स को और हेरिटेज साइट को अपने को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है। आ गई बात समझ में। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 50 की। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है कि जो जुडिशियरी है और जो एग्जीक्यूटिव है उन दोनों को क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया। तभी तो हम लोग बोलते हैं बेटा 50-50। अगर तुम लोग अकेले हो, तुमने एक पिज्जा खरीदा है और जैसे ही पिज्जा तुम्हारे हाथ में आया और सामने से अगर तुम्हारा कोई मित्र आता हुआ दिख गया तो हम लोग मन में ही क्या सोच लेते हैं, ये ले, ये तो अब क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, यानी 50-50। 50-50 का मतलब होता है क्या करना, सेपरेट कर देना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है सिर्फ और सिर्फ कार्य को
एग्जीक्यूट करना, और जुडिशियरी का काम होता है उसको जजमेंट करना। बोलो यस या नो। तो दोनों के वर्क है वो क्या है, सेपरेट कर दिए गए हैं कि जुडिशियरी सिर्फ और सिर्फ जज करेगी और एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, कार्य को एग्जीक्यूट करेगी। तो बहुत सिंपल वे में हम लोग याद कर सकते हैं कि कार्य को क्या कर दिया गया है, 50-50 कर दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल 51 की। आर्टिकल 51 हमें इंटरनेशनल पीस है वो बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी अदर कंट्रीज है, ऐसा नहीं है कि भारत है वो बम के गोले छोड़ रहा है भाई पड़ोसी मुल्क पे, जब मर्जी हो गई तब के तभी उसको उड़ा रहा है। चाहे पड़ोसी मुल्क हो चाहे कोई और दूसरी अदर कंट्रीज हो, सभी देशों के साथ हमें पीसफुल मोमेंट है वो रखना जरूरी है, पीसफुल रिलेशन है वो बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड हो या और कोई भी मुद्दा हो जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है वो किया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए वो चीज़ें क्या है, जरूरी है। तो याद रखना इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें पीसफुल मोमेंट या पीसफुल रिलेशन है वो बनाए रखना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और ये पॉलिसी बताई गई है सभी स्टेट्स को। इज दैट क्लियर? तो याद रखना आर्टिकल 51 है, इसको याद करने का सबसे शानदार तरीका बताता हूँ। जब भी घर पे कोई रिलेटिव्स आते थे और हमें बेटा कितने रुपए दे जाते थे, 51 रुपये। अपनी सोच को बढ़ाओ भाई, 10 रुपये में आजकल होता ही क्या है, ठीक है। तो याद रखना 51 रुपये अगर कोई दे के जाता है तब जाकर अपने मन को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। इज दैट क्लियर? चलो फिर आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे तुमसे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। नोट डाउन करो इसको, आर्टिकल नंबर 49, 50 और 51।